कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं। कंकड़ हैं जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पेड परीक्षार्थियों के लिए ये विशेष क्लास है जिसमें संधि, पर्यायवाची विलोम, वाक्य के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है। ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कवि बहुत तेज चलते हैं, देखिए इसमें कवि नहीं, यहाँ पर कवि होना चाहिए। कवि बहुत तेज चलते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, सूरज बहुत गर्म है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में आधा रा वाला सही विकल्प कौन सा है। आधा रा, आधा रा कैसे किसी वर्ण पर लगता है, किसी शब्द में कैसे प्रयोग होता है आधे रा का, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है माँ, इस प्रकार से लिखा है, माँ के ऊपर रा, यही आधा रा है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। आधा रा हमेशा किसी भी वर्ण के ऊपर ही लगता है, बाकी कहीं पर आधा रा नहीं लगता है। ये जो पहले ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है गा और नीचे ये जो लगा है ये रिर की मात्रा है। ये काहे की मात्रा है, री की मात्रा है। ये ग्री लिखा है। और फिर ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा है ये माँ, और ऐसे जो रा लगा है इसमें रा पूरा है और माँ आधा है। ध्यान से समझिएगा, बारीक बात है। और फिर जो ऑप्शन नंबर 4 पर ये लिखा है ट्रा, इसमें टा आधा है और रा पूरा है। रा जो है वो पूरा है, इसमें आधा रा केवल है ऑप्शन नंबर 3 में, जो माँ के ऊपर ऐसे लगा है, जैसे लिखा जाता है कर्म, तो ये है आधा रा, है ना। धर्म लिखा जाए, ये आधा रा, इस तरीके से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं का बहुवचन बताइए। मैं का बहुवचन बताइए। तुम, वे, हम, सब। तो मैं का बहुवचन होता है हम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर 2 पर वे लिखा है, ये वह का बहुवचन होता है। वह एक वचन है और वे बहुवचन है, जैसे वह लड़का, वे लड़के, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा। नहीं वाले प्रश्नों पर बहुत ध्यान देना है। रसाल, शतदल, राजीव, अंबुज। तो देखिए शतदल, राजीव और अंबुज ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। रसाल कमल का नाम नहीं है, रसाल कहते हैं आम को। रसाल आम, मैंगो। यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। कार्यकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। 4 प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कार्यकर्त्री। देखिए ऐसे लिखा है, कार्य और ऐसे। ये त्रा तो बना ही है, साथ में त्रा में बड़ी ई की मात्रा और ऊपर ये रा लगेगा आधा, तब ये हुआ कार्यकर्त्री। बाकी सभी गलत तरीके से लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्री गणेश का विलोम बताइए। श्री गणेश का विलोम पूछा गया है।
क्या होगा? श्री सिद्धि, अंत, इत श्री, आदि। तो इसका बिल्कुल सही होगा इत श्री, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, और इत श्री का मतलब है बंद करना, समाप्त करना, समापन करना। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो, बिहारी, चंदवरदाई, केशवदास, रहीम। तो पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 2 चंदवरदाई। ये कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चीफ की दावत का लेखक कौन है? भीष्म साहनी, या भारतेंदु, या अज्ञेय, या रामचंद्र शुक्ल। तो चीफ की दावत, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु की जो रचना पूछी जाती है ये समझ लीजिएगा, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी एकांकी है ये नाटक, और एक भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, ये भी इनका है भारतेंदु जी का। ये दोनों पूछे जाते हैं। अज्ञेय का जो पूछा जाता है ये है, ये यायावर रहेगा याद, ये यायावर रहेगा याद, ये पूछा जाता है अज्ञेय का। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है, बहुत प्रसिद्ध, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वागजाल का सही विच्छेद क्या होगा? वागजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है वाग धन जाल, फिर है वाग धन जाल, और फिर है वाक धन जाल, और फिर है वाक धन जाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। वाक का में नीचे हल लगेगा, ये वाक हलंत है, और धन जाल, वाक जाल, ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये का जो है आधा का आधा गा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा वाक जाल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। सही वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? सही वर्तनी वाला विकल्प आधीन, मिष्ठान्न, अधीन, तदोपरांत। देखिए आधीन गलत लिखा हुआ है, आधीन कोई शब्द नहीं, शब्द होता है अधीन, ये सही होता है, और इसका यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 अधीन, बिल्कुल वर्तनी सही लिखी है इसकी। और मिष्ठान्न जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, मिष्ठान्न सही होता है मिष्टान्न, ये सही होता है मिष्टान्न। मिष्ट धन अन्न से बना, कैसे बना है? मिष्ट धन अन्न अर्थात मीठा अन्न, मीठा भोजन। मिष्ट धन अन्न, मिष्टान्न हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि, यहाँ का आ, यहाँ का आ हो जाएंगे मिलकर के दीर्घाव, मिष्टान्न। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी परीक्षा में मिष्टान्न शब्द ही ऑप्शन में न दिया हो, मिष्ठान्न न दिया हो, तो वहाँ पर मिष्ठान्न सही करना पड़ेगा, लेकिन इसका बिल्कुल सही होता है मिष्टान्न, ध्यान रखिएगा। और मिष्ठान्न आपको ऑप्शन मिलेगा, उसी को सही करना है। तदुपरांत ये गलत लिखा है, ये होता है तदुपरांत। क्या होता है? तदुपरांत। तदुपरांत सही होता है, तद धन उपरांत, तदुपरांत बनेगा, ये गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। संस्कार का सही विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? संस्कार, संस्कार का संधि विच्छेद पूछा गया है, 4 प्रकार से लिया है, लिखा हुआ है। संस्कार, समधनकार,
संधनकार और समधनकार। तो इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2 समधनकार। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। सम लिखा जाएगा, माँ में हलंत लगेगा और फिर कार होगा, व्यंजन संधि है, शब्द बनेगा संस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनल अनिल का सही अर्थ द्योतक विकल्प बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। अनल अनिल, देखिए अनल का अर्थ होता है आग। अनल का क्या अर्थ होता है? आग। ऑप्शन नंबर 2 में आग लिखा है और 3 में आग लिखा है। फिर अनिल का अर्थ होता है हवा। ऑप्शन नंबर 2 में हवा लिखा है लेकिन 3 में पानी लिखा है, अर्थात ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसके लिए। अनल अनिल, आग और हवा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तरणी तरणी शब्द युग का सही अर्थ क्या है? तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिएगा, तरणी और तरणी दिया हुआ। तरणी कहते हैं सूर्य को। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। फिर तरणी का अर्थ होता है नाव, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं दिया है, ये तो फिर खारिज हो गया। और ऑप्शन नंबर 3 में नाव दिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तरणी तरणी। एक शब्द और यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर दिया हो तरुणी, तरुणी, तो तरुणी का अर्थ होता है युवती। तरुणी का युवती, युवा स्त्री, युवती तरुणी का अर्थ होता है। तरणी सूरज, तरणी नाव, तरुणी युवती। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा इंद्रा के लिए सही विकल्प चुनिए। इंदिरा और इंद्रा, देखिए इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी। इंद्राणी अर्थात इंद्र की पत्नी, इंद्राणी। इंदिरा और इंद्रा का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मी इंद्राणी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खेत रहना एक मुहावरा है। मुहावरे से प्रश्न आपकी परीक्षा में, पेट परीक्षा में आएंगे, लोकोक्ति और मुहावरे। खेत रहना, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। खेत में काम करना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना, थोड़ी खेती करना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। खेत रहना का मतलब है युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, उसे कहते हैं खेत रहना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, छक्के छुड़ाना, ये भी एक मुहावरा है। छक्के छुड़ाना का सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या होगा? पराजित कर देना, छक्का लगाना, हार जाना, क्रिकेट खेलना। तो इसका बिल्कुल सही होगा पराजित कर देना। छक्के छुड़ाने का मतलब है पराजित कर देना, हरा देना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उन्मूलन एक शब्द दिया हुआ है। उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन का विलोम निमीलन होगा, रोपण होगा या उन्मीलन होगा या इनमें से फिर कोई नहीं। देखिए उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से नष्ट कर देना, उसे कहते हैं उन्मूलन। और उसका विलोम होता है रोपण। विलोम क्या होता है? रोपण। किसी पौधे का उन्मूलन अर्थात उखाड़ के फेंक देना, और रोपण किसी पौधे को लगाना। एक शब्द लिखा है निमीलन और एक यहाँ पर लिखा है उन्मीलन।
निमीलन का मतलब होता है बंद, बंद होना, बंद होना, बंद करना। और उन्मीलन का मतलब होता है खुलना, है ना, बंद होना, खुलना। जैसे आँख पर पलक हैं, पलक बंद होते हैं तो निमीलन और खुलते हैं तो उन्मीलन। ध्यान से समझिएगा, उन्मूलन और उन्मीलन इनमें कन्फ्यूजन होता है। जहाँ पर उन्मूलन लिखा हुआ है, जहाँ पर मूल लिखा हुआ है, उसका विलोम रोपण से होगा, उसका संबंध जड़ से है। उन्मूलन, मूल इसमें लिखा है, और उन्मीलन जो है वो खुलने से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। निंदा का विलोम क्या है? निंदा स्तुति या नींद या निद्रा या विरोध? निंदा का बिल्कुल ठीक विलोम होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर 1। निंदा का अर्थ बुराई करना, और इसका विलोम होगा स्तुति करना। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो के लिए एक शब्द क्या है? इंद्रजीत, जितेंद्रिय, योगी, सन्यासी? तो देखिए, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इंद्रजीत जो है ये मेघनाद का एक नाम था, इंद्रजीत। जिसने इंद्र को जीत लिया वो इंद्रजीत होता है। और जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, उसे कहा जाता है जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 20। नवोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? एक शब्द दिया हुआ है नवोढ़ा। नवधन उढ़ा या फिर नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढ़ा, नधन ओढ़ा? तो देखिए, नवोढ़ा का सही विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 2 नवधन ऊढ़ा। नवधन ऊढ़ा, ये हो गया नवोढ़ा। नवोढ़ा का अर्थ होता है वह स्त्री जिसकी नई नई शादी हुई हो। वह स्त्री जिसकी नई शादी हुई हो उसे कहा जाता है नवोढ़ा। यहाँ वा का आ और यहाँ ऊ मिलकर के ओ की मात्रा बनाएंगे, गुण संधि है। कौन सी संधि है ये? गुण स्वर संधि। ये गुण स्वर संधि है। बस आज की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में बेहतर तैयारी के साथ। जय हिंद।